गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो हमारा यूनिट टेस्ट हुआ था इकोनॉमिक्स, उसको हम इकोनॉमिक्स का उसको हम एनालाइज करेंगे। जो आपके ऑप्शंस टाइप्स एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस का टेस्ट हुआ था, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस इज। जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को प्रोपाउंडेड किया था। उन्होंने प्राइस के बीच और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी के बीच रिलेशनशिप बताया था। तो लॉ ऑफ डिमांड जो हमें क्या डिफाइन करता है? लॉ ऑफ डिमांड बताता है प्राइस और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के बीच क्या बताता है? रिलेशनशिप को शो करता है। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इज़ द मोस्ट कैसे ईजी क्वेश्चन था हमारे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की डिमांड से आप क्या समझते हैं? तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट ए सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या है? जब आप किसी कमोडिटी की डिमांड करते हो, एक सर्टेन प्राइस के ऊपर करते हो, एक सर्टेन पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर करते हो, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को क्या बोलते हैं हम? डिमांड ऑफ द कमोडिटी बोलते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स बाय 40%। अगर किसी कमोडिटी के प्राइस 40% से कम हो जाती हैं, उसकी डिमांड क्या हो जाती है? 80% से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज में गिवन है, तो आप परसेंटेज मेथड को अप्लाई करोगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। तो डिमांड में कितना चेंज हुआ? यहाँ पर 80% से चेंज हुआ। प्राइस में कितना चेंज हुआ? 40% से कम हुआ। मतलब ये माइनस में होगा क्योंकि 40% से कम हुआ है। एक माइनस का साइन हमारा लगता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ही हमारा पास इसका आंसर क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर क्या आएगा? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करना है। प्राइस आपके पास इनिशियल प्राइस 15 है और प्राइस में चेंजेस होने के बाद कितने हो गए? ये 10। डिमांड आपके पास 20 है, चेंजेस होने के बाद कितनी हो गई है? ये 40 से हो गई है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी दिया गया था जहाँ पे आपसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पूछा गया था। जिसको फॉर्मूला पता था वो इजीली इस क्वेश्चन को निकाल सकता था। P डिवाइड में Q मल्टीप्लाई में चेंजेस इन Q डिवाइड में चेंजेस इन P। चेंजेस का मतलब क्या है कि क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? क्वांटिटी में 20 से 40 होगी, मतलब क्या? +20 का चेंज हुआ। डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? 20। यहाँ पे प्राइस में 15 से 10 हो गए, मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आपके प्राइस में चेंजेस हुआ। कितना चेंजेस हुआ? -K5 आपके प्राइसेस क्या हो गए? कम हो गए हैं। तो इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो P डिवाइड में माइनस का साइन, P डिवाइड में P कितना है? 15 डिवाइड में Q कितना है हमारे पास? 20 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंजेस इन क्यू में कितना चेंज हुआ? 20 से 40, मतलब 40 माइनस में 20। Q1 को निकालने का क्या फॉर्मूला था? Q1 माइनस में Q। ये हमारा Q1 है, ये क्या हमारा Q। उसके बाद डिवाइड में P1 डेल्टा P1 डेल्टा P को निकालने का क्या होगा? P1 माइनस में P1 कितना है हमारे पास? 10 और इनिशियल प्राइस कितने हैं हमारे पास? P 15। 10 माइनस में 15 करेंगे तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 20 कट गया। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया, तब भी आपको बोला गया था कि आपको सोल्यूशन बताना है, हर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपको आंसर नहीं गिवन था, तो इसका राइट आंसर क्या आना था? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द गुड्स मिल्क हैव अ वैरायटी ऑफ यूजेस। जिस भी कमोडिटी के जो यूजेस होते हैं, वैरायटी ऑफ यूजेस होता है, तो उसकी डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक डिमांड होती है। जस्ट लाइक हमने कहा था कि जो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग को स्टडी किया था, जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग वाली वीडियो देखी थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के अंदर, तो वो इसका इजीली आंसर दे सकता था। अगर किसी कमोडिटी की जो डिमांड है, अगर मतलब उसके वैरायटी ऑफ यूजेस हैं, तो उसकी जो डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक होता है। जस्ट लाइक मिल्क के भी वैरायटी ऑफ यूजेस हैं। हम कर्ड बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, हम स्वीट्स बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली कंजप्शन कर सकते हैं, टी में भी, कॉफ़ी में भी, हर जगह जहाँ पर दूध का यूज़ होता है, वैरायटी ऑफ यूजेस है, तो इसकी डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक होगी। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का भी हो सकता है हमारा। इलेक्ट्रिसिटी के भी वैरायटी ऑफ यूजेस होते हैं। हम एयर कंडीशनर को ऑपरेट करने में यूज़ करते हैं, लाइटनिंग में, फ़ैन में, हर जगह पे वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करने में, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी कैसी होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? इसकी डिमांड भी कैसी होती है? हमारी इलास्टिक होती है, अनंत होती है।
उसके बाद 7th क्वेश्चन है हमारा, वेल्थ डेफिनेशन इज गिवन बाय। वेल्थ जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? वेल्थ डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने दी थी, जो क्या हमारे जो आपने फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया था कि वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी। वेलफेयर डेफिनेशन एडम स्मिथ ने क्या बोला कि मनी ही सब कुछ होती है, मतलब वेल्थ ही सब कुछ होती है, लेकिन जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा जो था हमारा ये डिमांड कर्व, अगर ये पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, ठीक है, पैरेलल चल रहा है, तो मतलब क्या है, हमने जो फर्स्ट पॉइंट था डिग्रीज के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट क्या था? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यही पढ़ा था ना, इलास्टिक डिमांड। तो इलास्टिक डिमांड क्या होती है? परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या होती है? जहाँ पर आपकी इलास्टिक का मतलब क्या होता है? खींचना। जहाँ पे आपकी डिमांड, तो यहाँ पे हम ओ एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड ही बताते हैं, ओ एक्सिस पे प्राइस। जहाँ पे आपकी डिमांड क्या खींच रही है, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रही है, और आपकी जो प्राइस है वो पैरेलल है ओ एक्सिस के, मतलब डिमांड क्या है? खींच रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? इलास्टिक, मतलब क्या है? खींच रही है आपकी डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें और पैरेलल हो ओ एक्सिस के, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? अनंत होती है। अगर कहा जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओ वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है? बेलोचदार है, इनइलास्टिक है। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द फॉलोइंग डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन को हम किससे शो करते हैं? मोस्टली बच्चों ने आंसर जो दे रखा था ऑल ऑफ दीज, FI FQ, मतलब प्राइस वाला रेयर बच्चों ने ही दिया था। तो इसका आंसर आना था ऑप्शन नंबर 1, कि क्योंकि हम यहाँ पर क्या बताते हैं? डिमांड के बीच और प्राइस के बीच रिलेशनशिप बताते हैं। तो इसका जो आंसर डिमांड फंक्शन कैसे होता है? डिमांड को डिनोट करता है डी से। फंक्शन में बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये रेयर बच्चों का ही आंसर था। तो इसका आंसर आना था ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आता है 10th क्वेश्चन हमारा, द आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन एक्सेप्शन गिवन बाय। जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन की एक्सेप्शंस थी वो किसने दी थी? प्रोफेसर वेबलन ने दी थी, इस जिसको हम वेबलन गुड्स भी कहते हैं। और जो हमारी आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन गुड्स क्या कहती है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? इसका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड नहीं होता, मतलब लेफ़्ट टू राइट ये डाउनवर्ड नहीं आता। इसका जो डिमांड कर्व होता है वो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड भी होता है। क्यों हो सकता है? जस्ट लाइक हम डायमंड की या ज्वेलरीज़ की बात करते हैं, तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस के अंदर हमारी डायमंड और ज्वेलरीज़ की बात करते हैं हम। अगर डायमंड के प्राइस या जो कॉस्टली हमारी ज्वेलरीज़ वगैरह होती हैं, अगर उसके प्राइस कम हो जाए तो हर कोई क्या सोचेगा? मतलब क्या इसकी क्वालिटी कम होगी, या फिर ये एक्चुअल में जो हमारा जो डायमंड होता है, रियलिटी में जो डायमंड होता है वो डायमंड नहीं है, ये हमारा आर्टिफिशियल डायमंड है, तो ये रियलिटी का डायमंड नहीं है। तो ये यहाँ पे अगर हम डायमंड क्या बताएं तो ओ एक्सिस पे प्राइस, ओ एक्सिस पे डिमांड। अगर प्राइस डायमंड के कम हो गए तो डिमांड कम, प्राइस डायमंड के बढ़ेंगे तो डिमांड ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है? अपवर्ड बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस की एक्सेप्शन थी वो किसने दी थी? प्रोफेसर वेबलन ने दी थी, जिसको हम वेबलन गुड्स के नाम से भी बोला जाता है। तो हमारे जो एक्सेप्शंस के केस थे लॉ ऑफ डिमांड में, हमारे जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, तो इसके हमारे मोस्टली कौन कौन से पॉइंट थे? अगर इन फ्यूचर कमोडिटी के प्राइस हमारे जो जाते हैं बढ़ जाते हैं तो हम एट प्रेजेंट डिमांड कम कर देते हैं। मतलब इसके बहुत सारे थे, गिवन गुड्स का हो गया, इग्नोरेंस का हो गया, मतलब कई बार कंज्यूमर इग्नोरेंस करने लग जाता है क्वालिटी को लेकर, तब भी वहाँ पे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। उसके बाद 11th क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्राइस ऑफ द टी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफ़ी बियर अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। देखो प्राइस जब टी के बीच और कॉफ़ी के बीच रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कैसा? पॉजिटिव। यहाँ पर आपको डिमांड कर सिर्फ आप किसका बताओगे? टी का बताओ यहाँ पे, और कॉफ़ी को तो टी की डिमांड ही, टी का ही प्राइस। और हमारे जो जहाँ पे हम दो गुड्स की बात करते हैं, एक हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है कि हम एक गुड्स के प्लेस पे दूसरे गुड्स का यूज़ कर सकते हैं। द गुड्स कैन बी यूज एट अ प्लेस ऑफ अनदर गुड्स, जहाँ पे हम एक गुड्स की जगह पे दूसरे गुड्स का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे टी और कॉफ़ी, अगर टी की प्राइस हमारे मान लो बढ़ जाते हैं, ठीक है, डिमांड प्राइस हमारे अगर बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? कॉफ़ी की डिमांड क्या करनी शुरू कर देते हैं? ज़्यादा करनी शुरू कर देते हैं। जब टी की डिमांड प्राइस कम हो जाते हैं तो हम कॉफ़ी की डिमांड क्या करते हैं? कम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप शो करो टी के प्राइस, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? टी के प्राइस अगर हमारे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे कॉफ़ी की डिमांड के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा? ये हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर टी के प्राइस बढ़ेंगे तो हम कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, टी के प्राइस कम होंगे तो कॉफ़ी की डिमांड कम। तो हमारा
किस गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है कि कहाँ पर हमारा जो डिमांड कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग शो करता है, पॉजिटिव शो करता है। पॉजिटिव मतलब प्राइस इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। यहाँ पे टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है, टी के प्राइस कम होंगे तो कॉफ़ी की डिमांड कम, मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों डिक्रीज, सेम डायरेक्शन में मूव आउट होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और पॉजिटिव रिलेशनशिप किस गुड्स के केस में होता है, बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, प्रतिस्थापन वस्तु के केस में चाय के बीच और कॉफ़ी के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव धनात्मक वृद्धि होती है। 12th क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल डिमांड ऑफ द शुगर चेंज इफ प्राइस ऑफ द टी राइस। मतलब जो डिमांड है शुगर की चेंज हो जाती है अगर टी के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब शुगर और टी की बात करें, हमने अभी बात की सब्स्टिट्यूट गुड्स की, दोनों क्या है गुड्स जहाँ पे एक गुड्स के प्लेस पे दूसरे गुड्स का यूज़ करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहाँ पे गुड्स होते हैं, जहाँ पर एक चीज़ के लिए आपको दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर देखो आपके पास कार है ना, कार है आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कार को ऑपरेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, पेट्रोल की ज़रूरत होगी आपको कार को ऑपरेट करने के लिए। उसी तरह टी को बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, शुगर की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों गुड्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। और यहाँ पे मोस्टली इसको जिसको ये चीज़ पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, जहाँ पर आपको एक गुड्स को यूज़ करने के लिए दूसरे गुड्स की ज़रूरत होती है, नीड अराइज होती है, उसको ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो यहाँ पर तो पहली बात कॉम्प्लीमेंट्री देखते ही आपका आंसर राइट हो जाना चाहिए था, तो जो बच्चों का राइट नहीं हुआ। तो हाउ विल डिमांड ऑफ शुगर चेंज इफ प्राइस ऑफ टी राइसेस। देखो अगर टी के प्राइस क्या कह रहे हैं हम, बढ़ जाते हैं, टी के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो हम शुगर की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। अगर टी के प्राइस कम हो जाता है तो शुगर की डिमांड ज़्यादा। तो यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप है वो कैसा आता है, नेगेटिव रिलेशनशिप आता है, जो कि इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप नहीं पूछा गया। अगर रिलेशनशिप पूछा जाता है तो यहाँ पे कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बहुत कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में, टी के बीच और शुगर के बीच, जो कि हमने पीछे जो लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, दोनों के बीच कैसा था, पॉजिटिव रिलेशन था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि अगर टी के प्राइस बढ़ जाते हैं, यहाँ पे अगर आपके टी के जो प्राइस हैं वो एक्सिस पे जो टी के प्राइस है बढ़ जाती हैं, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है किसकी, शुगर की, क्या किया आपने, कम करोगे, टी के प्राइस कम हो जाएंगे तो शुगर की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और टी के प्राइस कम हो जाएंगे तो शुगर की डिमांड क्या हो जाएगी, सिर्फ इतनी कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है हमारा, द टर्म इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। हमने डिस्कस भी किया था कि जो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने बात की थी कि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड द मैक्रो। जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। उसके बाद 14 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको यहाँ पर बतानी है कि प्राइस के बीच और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच जो हमारी इलास्टिसिटी है वो कैसी इलास्टिसिटी है। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल आउटले मेथड भी कहा जाता है, कुल व्यय विधि भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुल व्यय विधि बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशनशिप बताना है कि कैसा रिलेशनशिप है, मतलब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, मोर देन इलास्टिक है, लेस देन इलास्टिक है। अब ये क्वेश्चन इतना इजी था अगर आपको फॉर्मूला पता था। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम क्या देखते हैं, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है मेनली प्राइस के बीच, हमें टोटल एक्सपेंडिचर के बीच क्या देखना होता है, रिलेशनशिप देखता है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर गिवन था, इसी को देख के आपको क्या बताना था, आंसर बताना था कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी। देखो यहाँ पे प्राइस आपके 4 से कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, 20 से 15, मतलब प्राइस बढ़ रही हैं तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर प्राइस आप ऐसे देखो, रिवर्स देखो कि अगर आपके प्राइस 4 से 5 हो रहे हैं मतलब कम हो रहे हैं, तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है आप बढ़ा रहे हो। अब देखो सीधी सी बात है, जब मार्केट में प्राइस कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे प्राइस कम हो गई तो वहाँ हम डिमांड ज़्यादा करनी शुरू कर देते हैं, तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है।
तो जहाँ पर आपका रिवर्स रिलेशनशिप रहता है उसको बोलते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर 3 आपको जिसको नहीं नॉलेज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की, तो उसकी वीडियो डली हुई है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की, लास्ट रेट ऑफ डिमांड की। आप उस वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को। तो वहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था, यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक और मोर देन इलास्टिक। मोर देन इलास्टिक क्या होता है, जब प्राइस हमारे बढ़ते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है। जब प्राइस अगर हमारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा इंक्रीज़। मतलब अगर रिवर्स रिलेशनशिप होगा तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, हमारी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक होती है। अगर दोनों के बीच रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, मतलब प्राइस इंक्रीज़ है टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़, प्राइस डिक्रीज़ टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़, तो उसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। और उसके बाद होती है हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, कैसी होती है, जहाँ पर आपके प्राइस चाहे इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, टोटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट अगर आपका रहता है तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। अगर मान लो यहाँ पे 15 की जगह मैं यहाँ पे 20 दे देती, ठीक है, अगर 15 की जगह यहाँ पे आपको 20 दे दिया जाता तो यहाँ पर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा आता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में सीधी सी बात है, यहाँ पे हम इलास्टिक की और इन इलास्टिक की तो बात करते ही नहीं। या तो आपका ऑप्शन सेकंड होना चाहिए था या आपका ऑप्शन थर्ड होना चाहिए था, लेस देन या फिर आपका मोर देन ऑप्शन होना चाहिए था। मतलब फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, तो ये दोनों तो होने भी नहीं थे। और यूनिटरी इलास्टिक जिसको मोर देन का पता था कि रिवर्स रिलेशनशिप होगा तो मोर देन, अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता मतलब टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज, प्राइस भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए था, थर्ड आपका राइट आंसर होना था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम कर रहे हैं 15th क्वेश्चन, अ कंज्यूमर विल बाय अ मोर क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स व्हेन देयर प्राइस फॉल्स विद रीजन। अब आपको यहाँ पे बताना था कि अगर कंज्यूमर जो है मोर क्वांटिटी परचेज कर रहा है एप्पल की और उसकी प्राइस क्या हो रहे हैं, फॉल होते हैं। ऑब्वियसली बात है जब प्राइस कम होंगे तो हम एप्पल को ज़्यादा परचेज करेंगे, तो यह क्या था हमारा ट्रू था। अब आपको ये रीज़न के साथ बताना था कि ट्रू क्यों है, बिकॉज वन प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, सिर्फ इतना ही लिखना था कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। 16 क्वेश्चन है हमारा, हु प्रपोनेटेड द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को किसने प्रपोनेट किया था, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रपोनेट किया था। हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया था, लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें तो कुछ था भी नहीं, आपको अगर राइटर का नाम पता था कि किसने प्रपोनेट किया था, किस इकोनॉमिक्स ने प्रपोनेट किया था, आप इजीली इसका आंसर दे सकते थे। 17 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन प्राइस इंक्रीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज एक्सपेंडिचर डिक्रीज। वही अभी जो हमने 14th क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि वहाँ पे आपको मोर देन इलास्टिक दिया था, मतलब रिवर्स रिलेशन था। वहाँ पे आपको टेबल की फॉर्म में पूछा था मैंने क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको क्या था, सिर्फ एक टेक्स्ट फॉर्म में एक लाइन दे दी कि अगर हमारे जो प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज, मतलब क्या है पॉजिटिव रिलेशन बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जानी थी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। जिसको कंसेप्ट क्लियर था वो अच्छे से इसका आंसर दे सकते थे। तो इकाई से कम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन हमारा, द लॉ ऑफ डिमांड नॉट अप्लाई ऑन विच कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन थे सब एक दूसरे के ऊपर क्या थे, सब क्वेश्चन एक दूसरे के ऊपर बेस्ड थे। यही क्वेश्चन में पीछे दिया गया था कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन किसने दिया था, किसने प्रपोनेट किया था, प्रोफेसर वेबलर ने प्रपोनेट किया था। तो यहाँ पे क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, गिवन गुड्स के केस में, और आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन के केस में अप्लाई नहीं होता। सीधी सी बात है यहाँ पर तो, कि मतलब क्या है, क्यों अप्लाई नहीं होते का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका डिमांड का पॉजिटिव शो होता है। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन वही हमने जो एग्जांपल लिया था पीछे, डायमंड का, ज्वेलरी का, और एक होते हैं हमारे गिफन गुड्स। गिफन गुड्स कौन से होते हैं हमारे, मतलब जो घटिया गुड्स कह सकते हैं हम, चीप क्वालिटी के गुड्स होते हैं। अब देखो चीप क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, प्राइस कम होता है तो हम कम परचेज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि हम सोचते हैं घटिया गुड्स है, मतलब और ज़्यादा प्राइस की परचेज़ करेंगे तो हमारे ज़्यादा टाइम तक चलेगी, मतलब प्राइस इंक्रीज, उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है घटिया गुड्स की इंक्रीज। क्योंकि एक पर्सन सोचने लग जाता है कि अगर एक जो इन्फेरियर क्वालिटी वाला गिफन गुड्स थी, इन्फेरियर क्वालिटी की गुड्स से भी गिफन गुड्स क्या होते हैं, बहुत ही चीप लो क्वालिटी की गुड्स होती है। मतलब क्या है कि अगर एक चीप क्वालिटी की गुड्स के प्राइस बढ़ गए तो मतलब क्या उसमें कुछ तो चेंजेस किया हुआ होगा, तो वो उसकी डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों केस में आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और यहाँ पे गिवन गुड्स के केस में हमारा रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। उसके बाद 19th क्वेश्चन था हमारा, द व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स फॉल्स फ्रॉम 10 पर यूनिट टू 5 पर यूनिट। मतलब जो कमोडिटी के प्राइस क्या थे 10, और कितने हो गए, P1 कितना हो गया 5 हो गया, 10 से कितने हो गए 5, और 10 से 5 हो गए तो मतलब क्या, डिमांड आपकी बढ़नी चाहिए। यही बात है ना, डिमांड क्या होनी चाहिए आपकी, बढ़नी चाहिए। P कितना है आपका 10, P1 कितना है 5।
उसके बाद क्यू कितना है, 50 से कितनी होगी प्राइस कम होने पे, Q1 100 होगी। वही आपको जो फॉर्मूला पता ही है, उसी फॉर्मूले में इसको आपको क्या करना है, सिर्फ पुट ही करनी है इसकी वैल्यूज़ को और कुछ नहीं करना। इनिशियल प्राइस कितने हैं आपके 10 है, चेंजेस होने के बाद हम बाद में बात करते हैं। 10 P डिवाइड में Q, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, P डिवाइड में Q मल्टीप्लाई में चेंजेस इन Q डिवाइड में चेंजेस इन P। माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि डिमांड के बीच, प्राइस के बीच, क्वान्टिटी डिमांड के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है हमारा, नेगेटिव। 10 से कितने हो गए, 5 रुपीज़ हो गए, और 10 से 5 हो गए तो जो हमारी डिमांड है वो कितनी हो गई थी, 50 से कितनी हो गई थी, 100 हो चुकी है। और 100 मतलब Q1, यहाँ पे चेंजेस इन Q को निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, Q1 माइनस में Q कितना हमारा 50 है और Q1 कितना हमारा 100। 100 माइनस में 50 कितना आ जाएगा, 50 पॉजिटिव आ जाएगा 50। और जो हमारे प्राइस है वो कितने हो गए, 10 से कितने हो गए, 5 हो गए, मतलब 5 माइनस में P1 माइनस में P1 कितना हमारा 5 और P कितना हमारा 10। 5 माइनस में 10 मतलब कितना आ जाएगा, माइनस के 5 आएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 50 से 50 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे हमारा कितना आया आंसर, 2 आया। अब यहाँ पे तो मैंने आपसे सिर्फ आंसर पूछा, अगर मैं क्वेश्चन अराइज करना चाहती तो ये भी पूछ सकते थे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी यहाँ पे, मतलब क्या ये ग्रेटर देन, क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी ग्रेटर देन 1 है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। अगर मैं यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकती थी, जिसको कंसेप्ट क्लियर है वो इजीली इसका आंसर कर सकता था। 20th क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सिस। देखो ये हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी की डिमांड यहाँ पे की गई थी। हमारे यहाँ पे जो आपके जो बुक के अकॉर्डिंग है वो आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 3 मेथड दिए गए थे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड और पॉइंट मेथड, मतलब बिंदु विधि। यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और मैं कहूँ यहाँ पे सिर्फ मैंने मध्य बिंदु की बात की, मिड पॉइंट की बात की, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी हमारी, इक्वल टू 1। क्यों होगी यहाँ पे इक्वल टू 1, आपको पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड मैंने आपको समझाया था, एक बार वो वीडियो भी आप एक बार देखना कि मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 1 होती है। यहाँ इस पॉइंट पर क्या होगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 0, और यहाँ पर कितनी होगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन्फिनाइट, जहाँ पे ओ एक्सिस के ऊपर क्या कर रही है, टच कर रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर meeting the two axes, the price or elasticity of demand at the midpoint of the line would be। यही बात हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी हमारी 1। उसके बाद हम 21th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 21th क्वेश्चन क्या हमारा, 21th क्वेश्चन है हमारा कि फॉर्मूला बताना था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब तक हम जिस बच्चे ने इतने सारे क्वेश्चंस को निकाला था वो इजीली बता सकते थे, यहाँ पे मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए रख रखा था। P डिवाइड में Q चेंजेस इन Q डिवाइड में चेंजेस इन P, माइनस का साइन। पहली बात तो माइनस का साइन सिर्फ 2 ही ऑप्शन में था, सेकंड और थर्ड में, मतलब फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो वो दोनों तो आपके होने भी नहीं थे। बात करते हैं आप सेकंड और थर्ड ऑप्शन की, ठीक है, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन की। अब इसने यहाँ पे देखो ये स्टार के बाद मल्टीप्लाई के बाद इसने चेंजेस इन P पहले दिया, मतलब ऊपर की तरफ दिया, चेंजेस इन P नोमिनेटर में दिया, तो चेंजेस इन P नोमिनेटर में तो होता नहीं, चेंजेस इन P कहाँ होता है हमारा, डिनोमिनेटर में होता है, तो मतलब थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, P बाय में Q पीछे दिया है, इसको आगे लिख दो। चेंजेस इन क्या दिया था, Q ऊपर आएगा, चेंजेस इन P नीचे, और माइनस का साइन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 23, द लॉ ऑफ डिमांड, वाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। जो आपका डिमांड कर्व है स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है, ये जो हमने स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है ये भी हमने डिस्कस किया था एक वीडियोस के अंदर, जहाँ पे हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण भी हो सकता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड। इनकम अफेक्ट, अगर पर्सन की इनकम क्या है, ज़्यादा है तो ज़्यादा परचेज करेगा, कम है तो कम परचेज करेगा, मतलब लॉ ऑफ, हमने इनकम अफेक्ट को भी स्टडी किया था। इनकम अफेक्ट में मेनली हमने रियल इनकम की बात की थी। रियल इनकम क्या होता है, एक पर्सन की परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर पे ही उसकी क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड करता है। कंज्यूमर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कंज्यूमर का साइज़ कम है तो कम कमोडिटी परचेज करेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा, मतलब लॉ ऑफ डिमांड स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों हो सकता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के कारण, कंज्यूमर के साइज़ के कारण और इनकम इफेक्ट, तीनों के कारण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। 23rd क्वेश्चन हमारा, द मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व शोज। जो मूवमेंट होता है डिमांड कर्व का वो क्या चीज़ शो करता है, हमने मूवमेंट की और शिफ्टमेंट की बात की थी। शिफ्टमेंट में होता है हमारा इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, और जो मूवमेंट करता है या तो एक्सटेंशन होगा या फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा।
मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड कर्व। जब मूवमेंट करते हैं तो 2 पॉइंट आते हैं हमारे, एक्सटेंशन होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मांग का विस्तार या मांग का संकोचन। 24th क्वेश्चन है हमारा, द डिमांड ऑफ नेसेसरी गुड्स की डिमांड कैसी होती है। नेसेसरी गुड्स मतलब जस्ट लाइक अगर आप साल्ट की बात करो, जस्ट जो आपके डेली यूजेस की गुड्स होते हैं, कोलगेट की बात करो, आप टूथपेस्ट की बात करो, मतलब इसके प्राइस क्या होंगे आपके, अगर इंक्रीज़ भी हो जाते हैं, इन कमोडिटी के प्राइस आपके इंक्रीज़ भी हो जाएंगे तो भी आप डिमांड तो उतनी ही करोगे। ऐसा तो नहीं है कि साल्ट के प्राइस कम हो गए तो साल्ट के प्राइस मान लो कम हो जाए तो आप इससे ज़्यादा डिमांड करो, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ को परचेस करोगे। तो जो नेसेसिटी गुड्स होती है उसके प्राइस चाहे कम हो या बढ़े तो आप डिमांड तो उतनी ही करोगे ना। तो नेसेसिटी गुड्स के केस में हमारी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, हमारी इन इलास्टिक डिमांड होती है, बेलोचदार होती है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25th क्वेश्चन है, व्हाई द डिमांड का शिफ्ट राइट साइड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट क्यों करता है एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर। अब एग्जिस्टिंग प्राइस का मतलब, यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग प्राइस की बात करें, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, शिफ्टमेंट। शिफ्ट के अंदर हमने बात की थी कि मतलब क्या है, आपके प्राइस में चेंजेस नहीं होगा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स में चेंजेस होने से आपकी डिमांड क्या होती है, आपकी राइट साइड शिफ्ट हो सकती है या फिर लेफ्ट साइड। ये आपका राइट साइड, ये आपकी लेफ्ट साइड। और इनिशियल डिमांड क्या है, ये बीच वाला आपका इनिशियल डिमांड करो है D1 आपका इंक्रीज होगा और ये D2 आपका लेफ्ट साइड से शिफ्ट होगा डिमांड का। अब राइट साइड कोई डिमांड का शिफ्ट करिए, आपके प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट है, ओ एक्सिस के पैरेलल हैं। एग्जिस्टिंग प्राइस का मतलब जितने पहले प्राइस थे 5 रुपीज़ तो वो 5 रुपीज़ ही हैं, तो किस वजह से आपकी डिमांड को राइट साइड शिफ्ट हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था इसका, डिक्रीज द इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब देखो एक इनकम, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो क्या आप डिमांड राइट साइड शिफ्ट करोगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गई। इन फ्यूचर इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड। सेकेंड ऑप्शन क्या था हमारा, अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने हो तो आप एट प्रेजेंट तो डिमांड बढ़ा दोगे ना, तो इसका सेकेंड ऑप्शन भी ठीक हो सकता है हमारा। थर्ड क्या था, इंक्रीज द नंबर ऑफ कंज्यूमर। ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या था कि अगर आपके फैशन में चेंजेस होता है, अगेंस्ट चेंज हो रहा है, फैशन के अगेंस्ट चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जैसे फैशन में चेंज हो रहा है आप भी वैसे चेंज करो, फैशन के अगर अगेंस्ट मतलब जैसे फैशन चेंज हो रहा है आप डिमांड उसके अकॉर्डिंग कम कर रहे हो, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन इसका गलत था। इसके ऑप्शन सेकंड और थर्ड क्या हो जाने थे, राइट आंसर हो जाने थे। अब जिसके देखो कंसेप्ट क्लियर थे वो इजीली इसका आंसर दे सकते थे। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पेपर में भी एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा इन दोनों चैप्टर से MCQs तो इन्हीं में से ही आ सकते हैं। थैंक यू, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।